स्वागत है दोस्तों अध्ययन विद उपाध्याय के यूट्यूब चैनल में। आज की आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम जैन सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी श्रावस्ती। प्रश्न है कि पहली जैन सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी श्रावस्ती। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा बी पाटलिपुत्र। बी पाटलिपुत्र में 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक पहली जैन संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पहली जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर भद्रबाहु की अध्यक्षता में दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जबकि दिगंबर नग्न रहते हैं। वे दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। यहाँ प्रथम जैन सभा को हमें प्रथम बौद्ध संगति से कंफ्यूज नहीं करना है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आयोजित हुई थी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगति पूछेगा प्रश्न में तो राजगृह उत्तर होगा, और पहली जैन संगति या प्रथम जैन सभा पूछेगा तो प्रश्न में पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 से 298 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुआ। वहीं पहली बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था और प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। वहीं पहली जैन संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी और इस जैन संगति में जैन धर्म दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है? हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है। ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी यकृत। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यकृत। यानी हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग क्या है? यकृत है। यानी हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस या पीलिया जो है यह यकृत को प्रभावित करता है। और यहाँ बताते चले कि वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज मेडिकल के क्षेत्र में जो मिला है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण ही हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस जी को मिला है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण ही वर्ष 2020 का मेडिकल के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला है। और ये इन वैज्ञानिकों का नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉटन, जिसमें हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, वहीं माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं। ये बातें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में कि हार्वे जे अल्टर नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित हुए वे किस देश से हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस अमेरिका से हैं, वहीं माइकल हाउटन वह ब्रिटेन से हैं। और इन तीनों को, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाउटन को, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। बताते चले कि नोबेल प्राइज 2020 में इन्हें प्राइज के तौर पे 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन पुरस्कार राशि मिली, जो करीब 8.3 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है, तो वह 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन है, जो 8.3 करोड़ रुपए के बराबर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत पर तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो 1394 से लेकर 1412 तक दिल्ली सल्तनत का शासक था, यानी दिल्ली का सुल्तान था, के शासनकाल में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। यानी
यदि वंश पूछ लिया जाए कि किस वंश के समय हुआ, तो इसका उत्तर तुगलक वंश होगा, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश के शासक थे 1394 से 1412 तक, और भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देते हैं कि भारत पर तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक रहा, जो करीब 94 वर्ष का शासनकाल है। तो सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो है वह तुगलक वंशी है। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया, तो उसका उत्तर भी तुगलक वंश होगा। वहीं यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन सा है, तो उसका उत्तर फिरोज शाह तुगलक होगा, है ना। यदि शासक पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक, और यदि वंश पूछा जाए तो वह तुगलक वंश होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78, है ना। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, या इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अन्य ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है ना, कि जो प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्रियों की परिषद होगी। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 78 में इस बात का वर्णन है कि सरकार के कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के अनुसार ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, और अनुच्छेद 78 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार के कार्यों और गतिविधियों से भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराते रहे। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? पांचवा प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 24,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 26,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर, अर्थात भूस्थिर उपग्रह, जिसे अंग्रेजी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है। इन उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह क्यों कहते हैं? इन उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह इस कारण से कहते हैं क्योंकि इन्हें जब पृथ्वी से देखा जाता है तो ये अपनी अपनी एक स्थिति पर स्थिर प्रतीत होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इनका परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है, तो इन भूस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल भी 24 घंटा होता है। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो वह 24 घंटा होता है। और इन भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग क्या होता है? तो दूरसंचार, मौसम, भविष्यवाणी, सुरक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दृष्टि से भूस्थिर उपग्रह काफ़ी उपयोगी होते हैं। इनका अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग अनुसंधान के क्षेत्र में इनका व्यापक आजकल उपयोग हो रहा है। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 किस शहर में आयोजित होगा? वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी सेंटियागो, ऑप्शन डी ग्लासगो, ऑप्शन डी डरबन। फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी सेंटियागो, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी डरबन। तो कॉप 26 का आयोजन जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉप 26 का आयोजन जो है वह ग्लासगो में होगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक प्रमुख शहर है। यहाँ बताते चले कि स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग है। अब अन्य ऑप्शंस की ओर ध्यान दें तो नैरोबी केन्या देश की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी हो गई और केन्या की मुद्रा शिलिंग है। ऑप्शन बी की तरफ ध्यान दें तो सेंटियागो चिली की राजधानी है और चिली की मुद्रा पीसो है। छठा डी ऑप्शन है डरबन साउथ अफ्रीका का एक प्रमुख शहर है
और साउथ अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया, ऑप्शन बी और सॉरी विधायी राजधानी केपटाउन और न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है। यानी कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केपटाउन और न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन में ही साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है और वहाँ की विधायी राजधानी जो है वो केपटाउन है और कार्यकारी राजधानी जो है प्रिटोरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न पे मैंने वीवीआई लगाया है। यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे से जुड़ा एक करंट का क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में क्रिस द्वारा विकसित यूडीएम का डिजिटल रूप से विमोचन किया है। यूडीएम का डिजिटल रूप से विमोचन किया है। यूडीएम का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए यूजर डिपोट मटेरियल, ऑप्शन बी यूनिवर्सल डिपोट मॉड्यूल, ऑप्शन सी यूजर डिपोट मॉड्यूल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन प्रश्न है कि यूडीएम का पूर्ण रूप क्या है और ऑप्शन ए यूजर डिपोट मटेरियल, ऑप्शन बी यूनिवर्सल डिपोट मॉड्यूल, ऑप्शन सी यूजर डिपोट मॉड्यूल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूजर डिपोट मॉड्यूल। यूजर डिपोट मॉड्यूल, ठीक है, ये रेल द्वारा विकसित एक प्लेटफॉर्म है ना। और इसे किसने विकसित किया भारतीय रेल के लिए? क्रिस ने। और क्रिस का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, रेल की परीक्षा में विशेषकर। क्रिस का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। 8वां प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी भारत के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, सितंबर 2020 में जारी भारत के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक खुश राज्य कौन बना? सितंबर 2020 में जारी भारत के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक खुश राज्य कौन बना? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। यानी कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पूरे भारत की बात की जाए तो समग्र रूप से सर्वाधिक खुश राज्य जो है वह मिजोरम है ना। मिजोरम है। वहीं यदि केवल बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक खुश राज्य पंजाब है ना। और छोटे राज्यों में मिजोरम और समग्र रूप से भी मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री जोरामथांगा जी हैं और मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं और वहां के मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी हैं। ठीक है, अब मिजोरम से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। मिजोरम का एक शहर लुंगलेई भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे साफ शहर मिजोरम का लुंगलेई है और वहीं भारत का सबसे गंदा शहर झारखंड का झरिया है। ठीक है, वहीं जुलाई 2020 में भारत सरकार ने मिजोरम से ही ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत में जैव विविधता का प्रसार जैव विविधता का संरक्षण और उसका प्रसार करना है। तो ये दोनों प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लुंगलेई शहर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, यह किस राज्य में है? तो यह मिजोरम में है। वहीं यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने किस राज्य से की? तो यह मिजोरम से की। और यह प्रोजेक्ट जो है मिजोरम सहित भारत के 5 राज्यों में चलाया जाना है, तो हम ये याद रखेंगे। यह बात हो गई इंडियाज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की तो इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 144 है। यानी कि भारत 156 देशों में भारत की रैंक 144 है। यानी कि इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है ना, क्योंकि भारत अंतिम के करीब है। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 144। और कितने देशों में? तो 156 देशों में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान किसका है? तो फिनलैंड का। और फिनलैंड की राजधानी क्या है भाई? तो फिनलैंड की राजधानी होती है हेलिंस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलिंस्की। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्न में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी नियम समिति। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न में सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी नियम समिति। प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, है ना। प्राक्कलन समिति जो है भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति है ना। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश बापट है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश बापट है। आते हैं अन्य समितियों की ओर। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। और वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी हैं। भारत में यह परंपरा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होंगे। चूंकि अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, अतः लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अब आते हैं लोक उपक्रमों की समिति की ओर। तो लोक उपक्रमों की समिति में भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा यानी कुल 22 सदस्य होते हैं, है ना। और लोक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष वर्तमान में मीनाक्षी लेखी, जो भाजपा की दिल्ली से सांसद हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एसबीआई के नए अध्यक्ष, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के प्रमुख बैंक, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विकास त्रिपाठी, ऑप्शन बी श्री दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी श्री रजनीश कुमार, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो प्रश्न है एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विकास त्रिपाठी, ऑप्शन बी श्री दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी श्री रजनीश कुमार, ऑप्शन डी श्री राजीव कुमार। प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री दिनेश कुमार खारा। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। वहीं श्री रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे, है ना। उन्हीं की जगह उन्हीं को रिप्लेस करके दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। वहीं बात करें राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार हाल में भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं, है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है। चलिए तब आज की वीडियो में यहीं तक, है ना। वीडियो का अंत मैं 2 पंक्तियों से करता हूं कि सोचने से कुछ कहाँ होता है, सोचने से कुछ कहाँ होता है, जो सोचो बस वो कर लो, कदमों में सारा जहां होता है। तो सोचिए मत, काम कीजिए ज़्यादा, सोचिए कम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल।